गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रीना शक्तावत। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है तनाव के लक्षण। स्ट्रेस का हमारा चैप्टर चल रहा है, तनाव का हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हम तनाव के लक्षण या तनाव की स्थिति में व्यक्ति के अंदर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं वो हम पढ़ रहे हैं। और जो दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, पिछले वीडियो में हमने की थी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं या मनोवैज्ञानिक लक्षण। आज हम करेंगे दैहिक लक्षण या प्रतिक्रियाएं कि जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो उसमें कौन कौन से दैहिक लक्षण देखने को मिलते हैं। तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या उद्दीपक के प्रति व्यक्ति जो है वो दैहिक प्रतिक्रियाएं भी करता है या दैहिक लक्षण भी दिखाता है। अक्सर ये देखा गया है कि तनावपूर्ण परिस्थिति से गिर जाने पर व्यक्ति में पेट की गड़बड़ी, हृदय गति का असामान्य होना, श्वसन गति में परिवर्तन आदि होते रहते हैं और ये सभी दैहिक प्रतिक्रियाओं के उदाहरण हैं। ये जो दैहिक प्रतिक्रियाएं हैं इनको हम दो शीर्षक के अंतर्गत बांट सकते हैं। दो भाग में हम इनको बांट सकते हैं। पहली है आपातकालीन अनुक्रियाएं और दूसरी है सामान्य अनुकूलन संरक्षण। तो आपातकालीन अनुक्रियाओं की हम बात करेंगे। तनाव उत्पन्न करने वाले उद्दीपक के प्रति व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसी अनुक्रियाएं होती हैं जिसे आपातकालीन अनुक्रियाएं कहा जाता है और ऐसी अनुक्रियाओं के माध्यम से शरीर में लीवर अत्यधिक मात्रा में जो शुगर है या जो चीनी है उसका उत्सर्जन करता है, उसको स्रावित करता है ताकि शरीर की मांसपेशियों को अधिक से अधिक ऊर्जा मिल सके और शक्ति मिल सके। शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलने लगते हैं जो चर्बी या प्रोटीन को चीनी में बदल देते हैं, जिससे भी शारीरिक कार्य के लिए ऊर्जा व्यक्ति को मिलने लगती है। व्यक्ति की हृदय गति, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी श्वसन गति में वृद्धि हो जाती है तथा मांसपेशियों में तनाव भी काफ़ी बढ़ जाता है। लार की मात्रा में काफ़ी कमी आ जाती है ताकि फेफड़े को अधिक से अधिक वायु प्रवेश करने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आए। शायद यही कारण है कि तनावपूर्ण परिस्थिति में व्यक्ति को मुंह सूखा होने का अनुभव होता है। एंडोर्फिन्स जो एक तरह का स्वाभाविक दर्दनाशक है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा शरीर के जो सतही क्षेत्र हैं उनमें पाई जाने वाली रक्त नलिकाएं थोड़ी संकुचित हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण तनावपूर्ण स्थिति से निपटने में यदि शरीर में कहीं कुछ कटफट भी जाता है तो कम मात्रा में ब्लड व्यक्ति के शरीर से निकलता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन शरीर के अंगों को मिल सके इसलिए अधिक मात्रा में जो लाल रक्त कण हैं उनका उत्सर्जन होता है ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन शरीर को मिल सके। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो बोन मैरो, जो हड्डी मज्जा है, उससे अधिक श्वेत रक्त कण का उत्सर्जन होने लगता है ताकि शरीर किसी प्रकार के संभावित इन्फेक्शन से ठीक ढंग से निपट सके। तो ये सभी तरह की जो आपातकालीन अनुक्रियाएं हैं इनका उद्देश्य केवल एक ही होता है कि तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के साथ ठीक ढंग से निपटना तथा उसके साथ समायोजन करना। ये सभी जो दैहिक अनुक्रियाएं हैं या फिजिकल जो रिएक्शंस हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र तथा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, खासकर जो हमारी एड्रीनल ग्रंथि है और जो पीयूष ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसकी मदद से नियमित होती हैं व नियंत्रित होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है अपना कार्य हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में करता है। इस तरह की जो फिजिकल रिएक्शंस हैं उनके पैटर्न जो जटिल होने के साथ साथ जन्मजात भी होते हैं, उनको जो है भिड़ो या भागो अनुक्रिया, एक कैनन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भिड़ो या भागो अनुक्रिया कहा है क्योंकि ऐसी अनुक्रियाएं व्यक्ति की परिस्थिति से भिड़ जाने या उससे भाग जाने के लिए तैयार करता है। ठीक है, और सैली जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने चेतावनी प्रतिक्रिया कहा है इसको, क्योंकि ऐसी अनुक्रियाएं व्यक्ति को परिस्थिति से भिड़ जाने या उससे भाग जाने के लिए तैयार करती है।
इसलिए हम इनको आपातकालीन अनुक्रियाएं या चेतावनी अनुक्रियाएं कहते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है दैहिक प्रतिक्रियाओं का, उसमें है सामान्य अनुकूलन संलक्षण। सामान्य अनुकूलन संलक्षण या जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS भी हम इसको बोलते हैं। तो सामान्य अनुकूलन संलक्षण के कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन सेली ने ही किया था और 1979 में इन्होंने किया था। इसके माध्यम से सेली ने ये बताया कि तनावपूर्ण परिस्थिति में होने पर पशुओं द्वारा दिखलाए जाने वाले दैहिक परिवर्तनों का वर्णन किया जा सकता है। पशु भी तो दैहिक परिवर्तन दिखाते हैं जब तनावपूर्ण परिस्थिति में होते हैं, तो उनका भी हम वर्णन कर सकते हैं। यद्यपि ऐसे परिवर्तन पशुओं में होते पाए गए हैं, फिर भी सेली जो मनोवैज्ञानिक थे, SELY, सेली जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका ये कहना है कि इस तरह का शारीरिक परिवर्तन मनुष्यों में भी होता है, बशर्ते कि वे स्ट्रेसर्स या तनाव उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों से लगातार लंबे समय तक घिरे रहते हों। ठीक है, यानी व्यक्ति अगर लंबे समय तक स्ट्रेसर से या तनाव से घिरा हुआ है तो उनमें भी शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो ये सामान्य अनुकूलन लक्षण है, ये जो है शारीरिक परिवर्तनों की व्याख्या 3 स्टेजेस में करता है। क्या करता है? शारीरिक परिवर्तन की व्याख्या 3 स्टेजेस में करता है। पहली स्टेज है चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था, जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या घटना, जिसे हम स्ट्रेसर्स कहते हैं, उससे घिरा हुआ होता है और उससे प्रभावित होता है, तो उसमें सबसे पहले जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसे चेतावनी प्रतिक्रिया की संज्ञा दी जाती है। और इस अवस्था में व्यक्ति का शरीर अपने आप को स्ट्रेसर्स के प्रति, यानी जो तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियां हैं उनके प्रति इमीडिएट रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार करता है या तत्पर करता है, यानी तात्कालिक अनुक्रिया करने के लिए तत्पर करता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं, वो उत्तेजित हो जाता है और व्यक्ति स्ट्रेसर्स की चुनौती या धमकी से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जब चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था में हमारा जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उत्तेजित होता है और व्यक्ति स्ट्रेसर्स की धमकी से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। इस अवस्था की भी 2 उप अवस्थाएँ होती हैं। पहली जो उप अवस्था है वो है आघात अवस्था तथा दूसरी है प्रति आघात अवस्था। तो आघात अवस्था क्या है? उसमें जो स्ट्रेसर्स हैं, जो आरोधक हैं, से पहली बार सामना होने से इस तरह का शारीरिक आघात व्यक्ति को लगता है, जिसमें उसका जो शरीर का तापक्रम है या जो उसका ब्लड प्रेशर है वो गिर जाता है, हृदय गति कम हो जाती है तथा उसकी जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल सुस्त हो जाती हैं। इस अवस्था के तुरंत बाद प्रति आघात अवस्था उत्पन्न होती है, जिसमें शरीर अपने जो डिफेंस मैकेनिज्म है या जो उसके रक्षा तंत्र हैं उनको बढ़ा देता है और सभी तरह की आपातकालीन अनुक्रियाएं जैसे हृदय गति, ब्लड प्रेशर या सांस लेना, उनमें तीव्रता आ जाती है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि जो स्ट्रेसर्स हैं उनसे निपटने की प्रतिशोध क्षमता यानी रेजिस्टेंसी जो है, जो प्रतिरोध क्षमता है, वो व्यक्ति में बढ़ने लगती है। दूसरी जो अवस्था है वो है प्रतिरोध की अवस्था। पहली तो थी चेतावनी की अवस्था, यानी जब स्ट्रेसर्स आए, जब आसेधक आए, जब तनाव वाली परिस्थितियां आई तो व्यक्ति का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित हुआ और व्यक्ति जो है वो उसको उस जो स्ट्रेसर्स हैं उनकी धमकी से या उनकी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी जो अवस्था है वो है प्रतिशोध की अवस्था। प्रतिशोध की अवस्था या स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की अवस्था। रेजिस्टेंसी मीन्स प्रतिरोध। अगर व्यक्ति के सामने स्ट्रेसर्स हैं या तनावपूर्ण स्थितियां हैं तो जो ये चेतावनी, जो ये सामान्य अनुकूलन लक्षण है या GAS जिसको हम बोलते हैं, उसकी दूसरी अवस्था प्रतिरोध की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति जब तनाव की स्थिति में होता है तो प्रतिरोध की दूसरी अवस्था आती है। इसमें शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिनसे प्रतिरोध की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा हर हार्मोन्स के सहारे शरीर अपने जो मेन उसकी जो पराक्रम है, जो प्रोसेस हैं, उनको मजबूत करके और ये स्ट्रेसर्स के प्रभाव से अपने आप को बचा लेता है।
ठीक है। और जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के कुछ सेल्स जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा शरीर के रक्त धारा में या ब्लड प्रेशर में एक विशेष हार्मोन जिसे हम एड्रोनोकोर्टिकोट्रॉपिक मैं इसका आपको PDF में इसका फोटो दूंगी, वो मेन है, विशेष रूप से वो उत्सर्जित होता है। तो ये जो हार्मोन उत्सर्जित होता है, इसके अलावा एक दूसरी तरह का भी रासायनिक पदार्थ जिसको हम CRF कहते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर CRF जिसको कहते हैं, तथा जो हाइपोथैलेमस में उत्सर्जित होता है तो उसके द्वारा वो नियंत्रित होता है। यानी जो हार्मोन जिसकी हमने विशेष हार्मोन की बात की थी उसके द्वारा वो नियंत्रित होता है। तो जब व्यक्ति के पास स्ट्रेसर्स आते हैं, तनावपूर्ण स्थितियाँ आती हैं, तो उससे हाइपोथैलेमस उत्तेजित होता है जिसके कारण CRF अधिक मात्रा में पीयूष ग्रंथि भेजे जाते हैं। जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स हैं वो पीयूष ग्रंथि को भेजे जाते हैं और जो ACTH यानी एड्रोनोकोर्टिकोट्रॉपिक की मात्रा को ब्लड में बढ़ा देता है। और जब इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो स्ट्रेसर्स के प्रभाव को शरीर पर पड़ने से रोका जाता है। जो स्ट्रेसफुल परिस्थिति है उसका जो प्रभाव है वो शरीर पर रोक दिया जाता है। तो इस तरह की जो रेजिस्टेंस लेवल है, इससे हमारा जो प्रतिरोध की अवस्था है, ये बच्चों शोध नहीं रोध है, इसको आप रोध पढ़ें, प्रतिरोध की अवस्था। तो ये जो प्रतिरोध की अवस्था है, रेजिस्टेंसी की जो अवस्था है, ये जो है बढ़ जाती है। तो अगर इस अवस्था में व्यक्ति के सामने कोई स्ट्रेसर आता है, कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, तो इस नए स्ट्रेसर्स के प्रति व्यक्ति की प्रतिरोध शक्ति काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये जो हार्मोन्स का अधिकतम स्तर जो है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। और कॉर्टिसोल नामक हार्मोन है जो शरीर के रक्त में मिलता है, जिससे स्ट्रेसर्स के प्रभाव से लड़ने की शरीर में क्षमता बढ़ती है। अगर ये कम हो गया कॉर्टिसोल, तो जो है शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और शरीर को हानि पहुंचाता है। तो इस तरह से ये प्रतिरोध की अवस्था यानी रेजिस्टेंसी जो है, ये हमें स्ट्रेसर्स से लड़ने के लिए तैयार करती है। तीसरी जो अवस्था है वो है समापन की अवस्था। तो जो हमारी सेकंड स्टेज थी GAS की, यानी सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जनरल एडेप्टेशन सिम्टम, जिसको हम बोलते हैं सिंड्रोम जो हम बोलते हैं, तो GAS की तीसरी अवस्था समापन की अवस्था है, जिसमें ओरिजिनल स्ट्रेसर्स यानी जो मौलिक तनावपूर्ण स्थितियां हैं तथा न्यू स्ट्रेसर्स जो नई तनावपूर्ण स्थितियां, दोनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता में काफ़ी कमी आ जाती है। जब समापन की अवस्था आती है तो इन दोनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता में कमी आ जाती है और प्राणी में शिथिलता बढ़ जाती है, वो बिल्कुल शिथिल हो जाता है और निष्क्रिय सा हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। ये भी देखा गया है कि स्ट्रेसर्स यानी इंड्यूस्ड हार्मोन्स, जो स्ट्रेसर्स हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं, उनका स्तर अधिक समय तक यदि व्यक्ति में बना रहता है तो उनके स्टमक अल्सर यानी आंत का घाव या उनमें दमा या ब्लड प्रेशर या कैंसर होने की संभावना या डायबिटीज़ होने की संभावना जो है वो बहुत अधिक हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यानी जो ये स्ट्रेसर्स हैं ये व्यक्ति को इतना अधिक प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो बच्चों, इस तरह से स्पष्ट है कि ये जो तनाव के लक्षण हैं, जिनमें दैहिक लक्षण या दैहिक प्रतिक्रियाएं जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती हैं, वो जो हैं व्यक्ति को बहुत ही नेगेटिवली प्रभावित करती हैं और जो मनुष्य को या व्यक्ति को रोगी बना देती हैं। इसलिए जो तनाव है वो हमें अपनी ज़िंदगी से तनाव शब्द को ही निकाल देना चाहिए या हमें जो है पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि स्ट्रेसर्स के प्रति या जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं उनके प्रति व्यक्ति न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि दैहिक प्रतिक्रियाएं भी करता है
और चूंकि ये जो स्ट्रेसर से उत्पन्न तनाव है ये व्यक्ति के हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, अतः इसके कारणों को और उनसे निपटने के उपायों को भी हमें आगे इसमें पढ़ना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रेसर्स हैं ये किन कारणों से होते हैं और हम इनको कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से जो तनाव के लक्षण थे वो हमारे 2 वीडियोस में कंप्लीट हो गए हैं और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियोस को ज़रूर देख रहे होंगे। आप जो है जिस चैनल पर ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उस चैनल को आपके लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रही हूँ और आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे तनाव के कारण। थैंक यू।